मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने क्या क्या सामान देखा था? हमने सामान देखा था पूरा थोरैसिक चेंबर। क्या क्या था थोरैसिक चेंबर के अंदर? क्या क्या था थोरैसिक चेंबर के अंदर, कोई बताएगा? सबसे पहला चीज जो हमारे पास था, क्या क्या था बताओ? ऊपर हमने देखा था क्लेविकल, ठीक है। फिर हमने देखा था स्टर्नम, फिर हमने देखा था रिब्स, फिर हमने देखा था इंटरकोस्टल मसल, है ना, साथ में जो था, ठीक है। फिर हमने देखा था, क्या देखा था इंटरकोस्टल मसल के साथ? फिर हमने देखा था डायफ्राम, राइट राइट। तुमको अगर ये पूरा केस देखना है 3D में तो वो भी मैं तुमको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये पूरा केज आपको दिख रहा है। तो देखिए आपको ऊपर एंटीरियर सरफेस पे, एंटीरियर सरफेस पे आपको क्लेविकल दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये क्लेविकल है, ये क्लेविकल है, ठीक है। फ्रंट में आओ, वेंट्रल सरफेस की बात करो तो आपको स्टर्नम दिख रहा है, दिस इज द स्टर्नम, ठीक है। फिर आपको रिब्स दिख रहे होंगे, ठीक। लेटरल में आओगे तो भी आपको रिब्स दिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पीछे आ जाओगे, डॉर्सल सरफेस पे आओगे तो वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक वर्टिब्रे और आपको रिब्स दिख रहा है। तो ये, और नीचे देखो डायफ्राम। तो ये पूरा आपका थोरैसिक केज है और इसके अंदर क्या है? आपके लंग्स है। इसके अंदर क्या है? आपके लंग्स है, ठीक। यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है ना? इतना ही चीज है जो आपको देखने को मिल रहा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट बहुत बचपन में हम करते थे, ठीक है। एक जार लो, एक जार लो, इस चित्र के सही पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इस जार में हमने वो डाल दिया, एक ऐसे पाइप डाल दिया, और इस पाइप का 2 छोर डाल दिया। टेक्निकली हम एक लंग ही बना रहे हैं आर्टिफिशियल वाला, ठीक है। और इसमें बलून डाल दिया, ठीक है। और ये जो इसका बेस है, ये जो इसका बेस है, उसके बेस को हमने चेंज करके, उसके बेस को हमने कुछ इलास्टिक चीज का बना लिया। लेट्स से कि हमने उसके बेस को किसी रबड़ वबड़ की चीज का ऐसे करके बना लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? इसके बेस को नीचे खींच रहा हूं। अगर मान लो कि मैं इसके बेस को नीचे खींचूं, लेट्स से मैं इसके बेस को थोड़ा नीचे खींचूंगा, तो क्या होगा? क्या होगा? बलून फूल जाएगा, मतलब अंदर हवा आएगा और बलून फूल जाएगा। क्यों? क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? हमको एक चीज पता है, मेरे एक सर थे, एकदम पढ़ाते थे स्कूल के टाइम में। तो वैसे तो पढ़ाते थे वो, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो वो लैंड ब्रीज ब्रीज सी ब्रीज खुद पढ़ाते थे। तो यही बोलते थे कि व्हेन विंड अराइजेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डिप्रेशन इज कॉज्ड। लहरें लहरों को चूमती हैं। तो भैया हवा कहां जा रहा है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना? तो मान लो कि यहां पे कुछ एक प्रेशर होगा, लेट से ये प्रेशर एक्स है, ठीक है। बाहर भी जो प्रेशर है, ये प्रेशर एक्स है, ठीक है। अब मान लो सरफेस एरिया बढ़ाओगे, पढ़े हो ना फिजिक्स में, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, मतलब कि एरिया जो है बढ़ा दोगे, तो जो प्रेशर गैस एग्जर्ट करेगा वो कम हो जाएगा। तो जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो यहां जो प्रेशर है, यहां जो प्रेशर है वो क्या होगा? यहां जो प्रेशर है वो क्या होगा? बताओ? कम हो जाएगा। यहां जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा और हवा अंदर की तरफ आएगा। यही है ना? यही है ना? तो हमको अगर इंस्पिरेशन कराना है, तो हमको क्या करना है? लंग्स के अंदर या मेरा जो थोरैसिक कैविटी है उसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें किसी को असहमति, इसमें किसी को ऐसा है कि भैया ये तो मुझे समझ में नहीं आया, क्या करना पड़ेगा? हमको लो प्रेशर एरिया क्रिएट करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है, तो यही काम कर लेते हैं। और वही अगर हमको बाहर हवा छोड़ना है तो हम क्या करेंगे? हम इस डोम को ऐसे पुश कर देंगे इधर की तरफ। तो क्या होगा? यहां प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां प्रेशर कम हो जाएगा, तो हवा बाहर निकल जाएगा। यही चीज है ना?
तो जो अंदर हवा आता है उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, जो बाहर हवा जाता है उसको हम एक्सपीरेशन कहते हैं। और ये जो प्रेशर में चेंज है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेशन में जो चेंज है, इस चेंज को करने के लिए मेरे पास क्या क्या सामान है? मेरे पास डायफ्राम है और मेरे पास कोस्टल मसल्स हैं, कोस्टल रिब्स वाले, इंटर कोस्टल मसल, मतलब कोस्टल बोन के बीच में जो है इंटर कोस्टल मसल्स है। यही है, यही है। सांस अंदर हम ले रहे हैं तो उसको इंस्पिरेशन कहते हैं, सांस बाहर हम छोड़ रहे हैं तो उसको एक्सपीरेशन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अंगूठा दिखा दीजिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझाता हूं आपको कि कैसे कैसे इंस्पिरेशन में काम होता है और कैसे कैसे एक्सपीरेशन में काम होता है। चलिए आगे बढ़े। तो आओ इंस्पिरेशन से शुरू करते हैं, आओ इंस्पिरेशन से शुरू करते हैं। इंस्पिरेशन लाइफ में बनी रहनी चाहिए आपके, राइट? कितना गंदा जोक मारते हो यार आनंद। क्या होता है इंस्पिरेशन? सांस अंदर आप ले रहे हो तो उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। लीजिए सांस, वैसे तो वॉलंटरी प्रोसेस नहीं है, तुम भूल थोड़ी जाते हो सांस लेना, इनवॉलंटरी चल रहा है ना? बट अगर कभी तुमको एंजाइटी हो रही है तो तुम गहरी सांस लेते हो, पैनिक अटैक आता है ना, वो वॉलंटरी हो सकता है, राइट? ऐसे इंस्पिरेशन जो है आपका वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है? एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? जो ये हम सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन, तो ये एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? कोई बताएगा? अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है? लग रहा है? पक्का? श्योर हो? तो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। लिखिए, तो पहला पॉइंट जो मेरे यहां पे तवज्जो दिया जाएगा उसको कि इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। शाबाश मेरे चीते, राइट? 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 बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। कैसे होता है इंस्पिरेशन? तो हमको अंदर, है ना, थारा भाई जोगिंदर वाला ऐसे हम भी छाती मारे ऐसे फक फक फक, हमको अंदर क्या करना है? अंदर क्या करना है? अंदर प्रेशर कम क्रिएट करना है, मतलब लो प्रेशर इनसाइड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज्यादा होगा। तो भैया, तो हम क्या करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज लिखिएगा इसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या? डायफ्राम। अब सुनोगे सर कॉन्ट्रैक्शन क्यों? खींचते थे तो रिलैक्सेशन होना चाहिए ना, खींचना है ना, स्ट्रेचिंग होना चाहिए डायफ्राम का। नहीं, डायफ्राम कैसा होता है मेरा? अगर मान लो ये तुम्हारा थोरैसिक कैविटी है, ये मान लो ये लंग्स है, ये मान लो ये लंग्स है, ठीक है? तो डायफ्राम तो तुम्हारा ऐसे है, ऐसे है ना? अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। श्रिंक करेगा तो सीधा हो जाएगा ना, तो मतलब वही वाला चीज हो रहा है, खींच रहा है ना? तो यही चीज, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड क्या? एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, इंटर कोस्टल। एक काम करो, सांस लो मेरे साथ, यहां पे हाथ रख के, यहां पे रिब से कुछ हो रहा है? देखो मेरे साथ, तुम लोग तोंदू हो गए तो क्या ही होगा, बट मेरे से अगर हड्डी हो तो यहां पे देखो बॉडी फील कर सकते हो। रिब्स ऊपर की तरफ चढ़ रहा है क्या? देखो तो, देखो ऐसे, यहां देखो, चढ़ रहा है ना? ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, क्यों? अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मतलब इसके बीच में है ना, अगर ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स आर पुल्ड अपवर्ड, यही है रहा है ना? देखो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो स्पेस बढ़ गया ना, तो आज छाती का सर्कमफ्रेंस बढ़ गया, अगेन प्रेशर कम होगा। जहां यहां का सरफेस एरिया तुम बढ़ाए तो यहां लो प्रेशर होगा, बाहर हाई प्रेशर होगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगा, यही हो रहा है ना? तो यही यहां पे करना है। क्या कर रहे हैं? देख रहे हो? तो ये वाला ये चढ़ रहा है, ये दीज आर पुलिंग अपवर्ड, दीज आर पुलिंग इट अपवर्ड। तो यही तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? इससे क्या होता है कि डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। सबसे पहला तो डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, पहला, ठीक है? एंड रिब्स आर
पुल्ड अपवर्ड्स। बार बार मैं दिखा रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना करो। तो जब ये रिब ऊपर की तरफ हो गया तो छाती का जगह बढ़ गया ना, जगह बढ़ा तो अंदर प्रेशर कम हुआ, सांस अंदर आया, ठीक है। एंड रिब्स आर पुल्ड अपवर्ड। चलो बहुत अच्छी बात है, रिब्स को मैंने ऊपर की तरफ पुल कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, स्टर्नम का मूवमेंट होगा क्या? देखो आओ एक और बार गहरी सांस लो, तुम खुद से बताना कहां मूवमेंट है। छाती पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कहां मूवमेंट है, खुद से देखो कहां जा रहा है। कहां कहां? आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे जा रहा है तो क्या हुआ? आगे जा रहा है तो क्या हुआ? वेंट्रल। ऊपर जा रहा है तो क्या हुआ? एंटीरियर। इजी है, यही सब तुम रटते हो, यही फिजियोलॉजी है। तभी बोलते हैं फिजियोलॉजी पढ़ाते हो देखो मेरे मुंह में स्माइल आ जाता है, क्योंकि रट्टाफिकेशन का कुछ नहीं है, राइट। तो डायफ्राम्स आर फ्लैट एंड द रिब्स आर पुल्ड अपवर्ड, ठीक है। स्टर्नम के साथ क्या हुआ बेचारे के साथ? स्टर्नम स्टर्नम मूव्स, स्टर्नम मूव्स टुवर्ड्स वेंट्रल एंड एंटीरियर डायरेक्शन, वेंट्रल एंड एंटीरियर डायरेक्शन। लिखिए, sternum moves towards ventral and anterior direction, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। रिब्स पुल्ड अपवर्ड हमने बोल दिया, अपवर्ड स्लैश आउटवर्ड लिख दोगे तो काम चल जाएगा, है ना। तो इन सब चीजों के होने की वजह से, इन सब चीजों के होने की वजह से क्या हुआ? लंग का जो थोरैसिक केज था इसका एरिया बढ़ गया, तो इसके अंदर हवा तो उतना ही है, तो प्रेशर कम हो गया। तो क्या हुआ इससे? तो इन सब का कंक्लूजन क्या हुआ? इन सब का कंक्लूजन क्या हुआ? मैं बोल सकता हूं इन सब के कंक्लूजन से, क्या बोलूंगा मैं? इन सब के कंक्लूजन से मैं ये बोल सकता हूं कि सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया मत बोलो, पूरा एरिया ऑफ थोरैसिक केज क्या हुआ? इंक्रीजेस। एरिया ऑफ द थोरैसिक केज इंक्रीजेस। यहां तो किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। छाती ऊपर हुआ, स्टर्नम आगे गया और डायफ्राम नीचे गया, तो पूरा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? एरिया ऑफ द थोरैसिक केज इंक्रीजेस, केज लिखना है, केज लिख दिया मैंने, इंक्रीजेस, ठीक है। इससे प्रेशर इनसाइड द थोरैसिक कैविटी, एयर टाइट है, डिक्रीजेस, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, हवा अंदर की तरफ आ जाता है। सो एयर, वही जैसे मैंने बताया था, when wind arises from high pressure to low pressure a depression is caused, लहरें लहरों को चुमती हैं ठीक है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हवा नीचे। तो क्या हुआ भैया यहां पे? तो यहां क्या हुआ? यहां पे ये हुआ, यहां पे ये हुआ कि एयर इज रश्ड इनटू द लंग्स। तो हवा अंदर आया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है। कोई दिक्कत? इंस्पिरेशन में कुछ भी ऐसा जो तो आपको समझ में नहीं आया तो क्या हुआ? इंस्पिरेशन इज इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, एक्सपीरेशन इज रिलीज ऑफ एल्वियोलर एयर, ठीक है। तो आओ इंस्पिरेशन में तुम देखो कैसे हुआ। डायफ्राम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड थे, देखो डायफ्राम मेरा कॉन्ट्रैक्टेड था, रिब्स और स्टर्नम रेज हो गया, ठीक है, तो हवा अंदर आया। क्यों?
क्योंकि इस रीजन का प्रेशर कम हुआ, यहां पे प्रेशर ज्यादा था तो अंदर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, एक्सपीरेशन। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम एक्सपीरेशन। यहां जगह दिख रहा है, यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरेशन अब दो तरह का होगा एक्सपीरेशन, हो सकता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपीरेशन की भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। बट अभी हम नॉर्मल एक्सपीरेशन की बात करते हैं। नॉर्मल एक्सपीरेशन की बात करते हैं। क्या है नॉर्मल एक्सपीरेशन? क्या है नॉर्मल एक्सपीरेशन? एक्सपीरेशन सांस बाहर छोड़। तो अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, क्या उसको रिलैक्स करने में एनर्जी देना है? नहीं देना। मतलब वॉलंटरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन दोनों में एनर्जी लगता है, स्मूथ मसल्स में नहीं लगता। तो भैया जो ये मेरा जो मसल है, इसको रिलैक्स करने में हमको एनर्जी नहीं देना। तो याद रखिएगा, नॉर्मल एक्सपीरेशन जो है इट इज अ पैसिव प्रोसेस। खर्चा सिर्फ एक बार हुआ है सांस अंदर लेने का, लेके पकड़ के बैठ जाओ तो अलग बात है, छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या हो रहा है? डायफ्राम रिलैक्सेस, कॉन्ट्रैक्टेड था, रिलैक्स कर गया, वापस अपना पोजीशन रीगेन कर गया, ठीक है। और क्या हुआ? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, तो सब अपने पोजीशन में वापस चला गया। अब यहां क्या हुआ? हवा ज्यादा था, पहले से कंपैरिजन ज्यादा था, तो यहां प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर प्रेशर कम हो गया, तो हवा बाहर चला जाएगा, है ना, बाहर चला जाएगा। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम रिलैक्स किया, तो क्या हुआ? प्रेशर इन thoracic cavity increases more than atmospheric air, ठीक है। तो क्या हुआ इससे क्या हुआ? एयर इज एक्सपेल्ड आउट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपीरेशन। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि अब यहां पे जो हवा था, देखो यहां पे खूब सारा हवा था, ज्यादा कंपेयर टू जो था। अब इवेंचुअली मैंने फिर से डायफ्राम को रिलैक्स किया, डायफ्राम डोम शेप्ड हो गया, ये वापस पुश करेगा, ये भी मेरा वापस चला गया। तो तुम इधर से भी धक्का दे रहे हो, इधर से भी धक्का दे रहे हो, बलून को ऐसे स्क्वीज करोगे तो क्या होगा? हवा बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपीरेशन, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग डायफ्राम की मदद से ज्यादातर हो रहा है, इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। सवाल आता है, ठीक है, एक पॉइंट लिख लो कि नॉर्मल ब्रीदिंग इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जो नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा, इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, ठीक है। अगर एडिशनल सेट ऑफ मसल्स लगने लगे, जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लग जाए, तो हम उसको फोर्सफुल ब्रीदिंग कहते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिए कि हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम करते हो ना, देखते हो, करते हो ना, तो ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम एक्स्ट्रा मसल्स लगा रहे हैं ताकि सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़े और कम हो, ताकि मेरे लंग का जो इनटेक कैपेसिटी वो बढ़ जाए। तो क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। तो द एबिलिटी टू increase the strength of inspiration and expiration with the help of external मसल्स या एडिशनल मसल्स लिख लो। एक्सटर्नल जरूरी नहीं है कि बाहर की तरफ, अंदर वाले मसल्स भी हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एडिशनल
muscles. It is called forceful breathing. It is called forceful breathing. कोई भी दिक्कत तो यहां पे जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो यहां पे IICM का यूज होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। वैसे एनसीईआरटी तो नहीं दिया है, बट आप इतना जान लो, इस ये सवाल आया हुआ है, नॉर्मल ब्रीदिंग पे सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। यहां तक कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया बताइए, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ आ गया? क्लियर है? स्प्राइट वाला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां से सबसे ज्यादा बार बार सवाल आया हुआ। तो यहां पे देख लो, ये पूरा लिखा हुआ है कहानी, ठीक है। तो देखो नीट का कितना कितना सवाल आया है। कैसे? इंस्पिरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, लिफ्टिंग ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंग्रेजी में 2 सवाल यहां से आया हुआ था, देखो टैग्ड है, ठीक है। अच्छा, पैसिव में क्या, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, ये एक्टिव है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। एक्सपीरेशन अकर्स व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाई देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनिशिएटेड बाय रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल रिटर्न टू द नॉर्मल पोजिशन। तो इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी लंग्स के अंदर का प्रेशर, तो हवा बाहर चला गया, लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। क्लियर है? कितने सवाल आए ये सब भी क्लियर है? चलो